स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक लिपि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं और हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार और कैसे हुई है पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो देखिए आज का टॉपिक है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो देखिए भाषा के लिखने की रीति या ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की रीति या फिर ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा के लिखने की रीति या फिर ढंग को लिपि कहते हैं। फिर एक लिपि के विकास का क्रम, यानी लिपि का विकास का क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पुरानी लिपि जो है वह है ब्राह्मी लिपि। सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि और ब्राह्मी लिपि के बाद आया गुप्त लिपि और गुप्त लिपि के बाद आया कुटिल नीति और कुटिल नीति के बाद और कुटिल लिपि के बाद आया देवनागरी लिपि। तो देखा आपने लिपि का विकास का क्रम क्या है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि जिसे प्राचीनतम लिपि भी कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि के बाद आया गुप्त लिपि और फिर गुप्त लिपि के बाद आया कुटिल लिपि और कुटिल लिपि के बाद आया देवनागरी लिपि। तो लिपि के विकास का क्रम आपको याद कर लेना है। सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि, फिर उसके बाद गुप्त लिपि, फिर उसके बाद कुटिल लिपि, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है। सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि जो है वो सबसे प्राचीनतम लिपि है। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि है। फिर अब आगे देखते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि के बारे में क्या पॉइंट है? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, तो देखिए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था आप लोग बताएंगे? तो गुजरात राज्य में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे गुजरात। तो देवनागरी लिपि का जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात राज्य में हुआ था। गुजरात राज्य में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ था। उसके बाद है कि इसके प्रयोग में राजा जयभट्ट सिंह ने, यानी इसके प्रयोग में यानी देवनागरी लिपि के प्रयोग में राजा जयभट्ट सिंह जो थे, राजा जयभट्ट सिंह ने 8वीं सदी में वहाँ के शिलालेख जिसे हम लोग पत्थर कहते हैं उस पर हस्ताक्षर के माध्यम से दिया था। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था और किसने किया था? तो राजा जयभट्ट सिंह ने किया था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ? गुजरात में। और किसने किया? तो राजा जयभट्ट सिंह ने किया था। और कब किया? तो 8वीं सदी में। 8वीं सदी में राजा जयभट्ट सिंह ने देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात राज्य में किया था। और कहाँ पर किया था? तो शिलालेख पर किया था। और किस माध्यम से किया था? तो हस्ताक्षर के माध्यम से किया था। यानी देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग राजा जयभट्ट सिंह ने गुजरात राज्य में 8वीं सदी में शिलालेख पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया था। तो आप लोगों ने इतना पॉइंट जाना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात राज्य में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजा जयभट्ट सिंह ने किया था। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि राजा जयभट्ट सिंह ने देवनागरी लिपि का प्रयोग कब किया था? तो 8वीं सदी में किया था। 8वीं सदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग राजा जयभट्ट सिंह ने किया था। फिर पूछ सकता है क्वेश्चन कि राजा जयभट्ट सिंह ने देवनागरी लिपि का प्रयोग किस माध्यम से किया था? तो हस्ताक्षर के माध्यम से। हस्ताक्षर के माध्यम से किया था। हस्ताक्षर के माध्यम से। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग राजा जयभट्ट सिंह ने किस पर किया था? तो शिलालेख पर किया था। शिलालेख पर, जिसे हम लोग पत्थर कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि के बारे में कि देवनागरी लिपि को प्रधान लिपि और वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि को प्रधान लिपि और वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस लिपि को देवनागरी लिपि या फिर प्रधान लिपि कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को प्रधान लिपि या फिर वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि को प्रधान लिपि और वैज्ञानिक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। तो अगला पॉइंट है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, नेपाली, मराठी की लिपि जो है वह देवनागरी लिपि है। यानी संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, हिंदी भाषा, नेपाली भाषा और मराठी भाषा जो है ये सभी कौन सी लिपि के अंतर्गत आते हैं? तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत है। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत कितने भाषाएं आती है? तो देख सकते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, नेपाली, मराठी इत्यादि सभी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। तो फिर एक बार से रिवीजन कर लेते हैं ऊपर से।
देखिए सबसे पहले लिपि के बारे में हमने जाना। लिपि क्या है, तो भाषा के लिखने की रीति या फिर ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की रीति या ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि के विकास का क्रम क्या है, तो सबसे प्राचीनतम लिपि हमारी ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि के बाद आया गुप्त लिपि के बाद आया कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि के बाद आया देवनागरी लिपि। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में लिखा गया कि सबसे प्राचीनतम लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि है। सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देवनागरी लिपि के बारे में जाना। किसके बारे में जाना, देवनागरी लिपि के बारे में हम लोग ने जाना कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ था, और इसके प्रयोग में राजा जयभट्ट सिंह ने 8वीं सदी में वहां के शिलालेख यानी पत्थरों पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया था। तो यानी देवनागरी लिपि का प्रयोग किसने किया था, तो देवनागरी का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात राज्य में हुआ था, और किसने किया था, तो राजा जयभट्ट सिंह ने किया था। और कब किया था, तो 8वीं सदी में किया था। और किस माध्यम से किया था, तो हस्ताक्षर के माध्यम से किया था और शिलालेख पर। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग राजा जयभट्ट सिंह ने गुजरात राज्य में 8वीं सदी में किया था, और किस माध्यम से किया था, तो शिलालेख पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया था। फिर अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि के बारे में कि देवनागरी लिपि को प्रधान लिपि और वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रधान लिपि और वैज्ञानिक लिपि के नाम से जाना जाता है। फिर अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि के बारे में कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, मराठी भाषा, इतनी सारी जो भाषाएं हैं ये सभी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। तो फिर अगला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है, तो देखिए वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा के सबसे छोटी लिखित इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। और उसके ऊपर में एक पॉइंट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं। तो यदि आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। और यदि आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ इकाई है और यहाँ पर है लिखित इकाई। तो अगर आपसे लिखित इकाई पूछेगा तो आप वर्ण बदलाएंगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है। और फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर कि भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई क्या है, तो शब्द है। सार्थक, भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई क्या है, तो शब्द है। सार्थक मतलब क्या, जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम लोग सार्थक कहते हैं। तो यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह ध्वनि है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो है उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उसके बाद है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक है वर्णमाला। तो अब वर्णमाला के बारे में जानते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के सुव्यवस्थित समुदाय को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समुदाय को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की जो संख्या है 52 होती है। अक्षरों की संख्या 52 होती है तथा कुल अक्षरों की संख्या भी 52 होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 52 होती है। फिर उसके बाद है कि हिंदी वर्णमाला को या फिर हिंदी वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में। पहला स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन ध्वनियों का उच्चारण है स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वर वर्ण की सहायता से होता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वर ध्वनियों की या फिर स्वर वर्णों की सहायता से होता है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से कि हमने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा।
तो आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले लिपि के बारे में पढ़ा कि भाषा के लिखने की रीति या ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की रीति या फिर ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। फिर हमने लिपि के विकास का क्रम पढ़ा कि सबसे जो प्राचीनतम लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है, और ब्राह्मी लिपि के बाद आया गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि के बाद आया कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि के बाद आया देवनागरी लिपि। फिर है कि सबसे प्राचीनतम लिपि किसे कहा जाता है, तो सबसे प्राचीनतम लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। फिर हमने देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ा कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ था, और किसने किया था, तो राजा जयभट्ट सिंह ने किया था। और कब किया था, तो 8वीं सदी में किया था। और किस माध्यम से किया था, तो शिलालेख पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया था। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में राजा जयभट्ट सिंह ने 8वीं सदी में किया था, वो भी शिलालेख पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया था। फिर हमने पढ़ा कि देवनागरी लिपि को प्रधान लिपि और वैज्ञानिक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। देवनागरी लिपि को प्रधान लिपि और वैज्ञानिक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, नेपाली, मराठी, ये सभी जितनी भी भाषाएं हैं ये सभी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, नेपाली और मराठी, ये सभी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। फिर हमने पढ़ा वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला में सबसे पहले हमने वर्ण के बारे में पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई को हम लोग शब्द कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई शब्द कहलाता है। फिर हमने वर्णमाला के बारे में जाना कि वर्णों के सुव्यवस्थित समुदाय को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समुदाय को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। फिर हमने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या जो है 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 52 होती है, और हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो अगले वीडियो में हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।